इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने का मकसद क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे यूट्यूब दुनिया के सितारे आए हैं, आप सभी साथियों का मैं फैज़ अहमद, जनसुराज पार्टी का प्रदेश कार्यवाहक समिति का मेंबर और बरौली विधानसभा का भावी प्रत्याशी, अपने हृदय के तमाम गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ। आज जो प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार के जितने एनडीए के नेता हैं, भाजपा के हों या जेडीयू के नेता हों, जिन लोगों ने बिहार को लूट के संपत्ति अर्जित करने का काम किया है, आज उन नेताओं का चाल चरित्र बिल्कुल सबके सामने लाकर प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता के सामने रख दिया है। अब ये नेता बिल्कुल नंगे हो गए। आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानते हैं, दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी अपने आप को बहुत साफ और स्वच्छ छवि के नेता कहते थे और बिहार की जनता को मीठी मीठी बातें कह के गुमराह करके रखते थे। लेकिन आज उस नेता पर इतना बड़ा आरोप है कि जो माइनॉरिटी समाज का मेडिकल कॉलेज था, उस कॉलेज को उस व्यक्ति ने एन केन प्रकार जो है हड़प के रखा है। आज उन पर जब यह आरोप हमारे नेता ने लगाया है तो वो किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, सफाई नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बात में पूरी सच्चाई है और इन लोगों का चाल चरित्र यही है, लोगों को ठगने का काम करते हैं। संजय जायसवाल का आप नाम सुने हैं, जो बेतिया से एमपी है, बेतिया से एमपी रह चुके हैं। आज वैसे व्यक्ति, आप जानते हैं, विकास के काम को अवरुद्ध कर दिया केवल अपने निजी फायदे के लिए। लगभग 10 वर्षों तक जो फ्लाईओवर का काम रुका था, जहां उनका पेट्रोल पंप था, केवल अपने पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, अपने पेट्रोल पंप को चलाने के लिए उस व्यक्ति ने 10 सालों तक जनता को आने जाने से रोका, जनता को सुविधा मिले, सुविधाओं से वंचित रखा, महरूम रखा। तो ये वो लोग हैं जो चुनाव आता है तो जनता का हितैषी अपने आप को बताते हैं, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, कभी किसी चीज़ का नाम, जाति धर्म का नाम लेते हैं। इन सारी चीज़ों का सहारा लेके ये लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार इनके चाल चरित्र को जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो उजागर किया है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, यह अपना मुँह छिपा रहे हैं। यही नहीं, भाजपा और एनडीए के जितने शीर्ष नेतृत्व सेंट्रल लेवल के लीडर हैं, अब उन नेताओं ने भी ये बात, जो अच्छे लीडर हैं एक दो हर पार्टी दल में, अब उन लोगों ने भी कहना शुरू किया कि भाई आप लोगों को आके सफाई देना चाहिए। लेकिन अभी भी ये लोग सफाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई जगह नहीं है और इस बार जनता सबक सिखाएगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुख्य उद्देश्य है। अशोक चौधरी ने आपके नेता पर यह मतलब आरोप लगाने के बाद कि आपके नेता कहे कि भाई 200 करोड़ का यह जमीन खरीदे हैं 2 साल के अंदर, तो अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का केस किया है। आपके नेता के खिलाफ भी ईडी सीबीआई का जांच हो, ऐसा मांग किया गया है। तो हमारे नेता भाई भागने वाले थोड़े हैं, हम लोग भागने वालों में से नहीं हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जिस शख्सियत का नाम है, बिल्कुल बेदाग चेहरा है, बिल्कुल 1 रुपया किसी का नाजायज़ उन्होंने लेने का काम नहीं किया है। आज जो भी पैसा प्रशांत किशोर जी खर्च कर रहे हैं इस अभियान में, बिहार को बेहतर बनाने में, यह पैसा उनके जीवन का कमाई है, खून पसीना बहा के जो उन्होंने चुनावी प्रबंधन का काम किया है, यह उनका मेहनत का कमाई है जो वो बहा रहे हैं। आपके नेता और आपके पार्टी में ऐसा नियम है क्या कि मतलब भाजपा के नेताओं का प्रोफाइल निकाल करके और लोगों से बताया जाए कि भाई यह आदमी कितना भ्रष्ट है और यह कितना जरूरी है? देखिए, ये हम लोगों में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। बात यहाँ है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है,
उसका तो भाई हिसाब किताब होना चाहिए ना कि इतने वर्षों से आप बिहार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जनता को अपने तरफ आकृष्ट करके रखे हैं कि हम ही आपके सेवक हैं। आज सेवा के आड़ में आप मेवा छापने का काम कर रहे हैं, तो कब तक छापिएगा भाई। भारत का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा प्रदेश बिहार है। बिहार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा। बिहार जो है बेबसी को झेल रहा है, बेबसी से जूझ रहा। तो इस गरीबी से, इस पिछड़ेपन से कैसे बिहार को निकाला जाए, तो इन नेताओं का तो चाल चरित्र उजागर करना होगा जो लूट के बैठे हैं, जनता का पैसा लूट के बैठे हैं, बिहार के लोगों का लूट के बैठे हैं। अब प्रदेश से निकल के आते हैं बरौली में, चर्चा है कि आपको टिकट मिल रहा है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पर पहले से 30-35 सालों का राजनीतिक जो गढ़ है उसको जनसुराज और फैज अहमद के लोग कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, 35 वर्षों से जो यहाँ जिस गढ़ की आप बात कर रहे हैं और उसको कैसे हम लोग तोड़ पाएंगे, तो सबसे पहली बात है कि बरौली विधानसभा की जो बुनियादी समस्या है या व्यापक समस्या है, ना किसी समस्या का निवारण निदान यहाँ के माननीय विधायक या पूर्व के विधायकों ने भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि बरौली में 1990 में एक आवाज़ उठी थी, बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, बरौली को अनुमंडल बनाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2025 आ गया, लेकिन आज तक यहाँ के विधायक को ये पता नहीं था कि अनुमंडल बनाने का पहला प्रक्रिया क्या होता है। अनुमंडल बनाने का पहला प्रक्रिया ये होता है कि यहाँ अनुमंडल बनाने का पहला प्रक्रिया ये होता है कि जो जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं या कमिश्नर प्रमंडल के, उनको ये आवेदन देना होता है और कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा सरकार को अनुमोदन भेजा जाता है। यह पहला स्टेप होता है, लेकिन आज तक इस पहले स्टेप पर किसी ने कोई कार्रवाई यहाँ के माननीय एमएलए ने करने का काम नहीं किया है। और हर बार चुनाव आता है, ये लोग कहते हैं कि इस बार हम अनुमंडल का दर्जा दिलवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं विफलता है। यहाँ के लोग अज्ञानी लोगों को चुन देते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़, यहाँ बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। हमेशा लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन माझा स्टेशन हो या रतनसराय रेलवे स्टेशन हो, किसी तरह का कोई लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यहाँ नहीं रुक पा रही हैं। यहाँ शिक्षा के लिए आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चे दूसरे प्रदेशों में, बच्चियाँ दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है उसका सेशन 3 साल का जो डिग्री है वो 5 साल में, 7 साल में पूरा हो रहा है भैया। तो जिन बच्चियों की शादी होनी थी समय पर, डिग्री के अभाव में उनकी शादी रुक जा रही है। आप समाज में लोग ग्रेजुएट बहू खोज रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि 3 साल में जिस बच्ची को ग्रेजुएट हो जाना चाहिए उसको 6 साल लग जा रहा है। तो ग्रेजुएट बहू कहाँ मिलेगी? तो समय से पढ़ाई जब यहाँ नहीं मिलेगा तो इसके लिए दूसरे प्रदेश में बच्चे पलायन करना, ये दुर्भाग्य है, फेल्योर है यहाँ के जो भी माननीय विधायक हैं। अगली बात, खेल के क्षेत्र में मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँ। खेल के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, महिला क्रिकेट को हमने बढ़ाया। आज आधे दर्जन से ज़्यादा बेटियां बिहार क्रिकेट में जगह बनाई। सबके अकाउंट में जो है जितने मैचेस खेली 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया आया। सारी बेटियां हमारी सशक्त हैं, मजबूत हैं। मार्शल आर्ट को गोपालगंज ज़िले में हमने बरौली से जिंदा किया। आज कई बच्चे बिहार खेल से सम्मानित हुए। खेल कोटा से कई बच्चों को नौकरी भी मिली, आगे भी मिलने जा रही है। तो आगे हम लोग खेल को पंचायत स्तर पर विधानसभा में डेवलप करेंगे, मजबूत करेंगे। और ये सारी बातों को हम लोगों के बीच बता रहे हैं। हमने देखा कि किसी पत्रकार साथी ने माननीय विधायक जी से पूछा था कि भैया पुस्तकालय माने आपके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि विधायक जी का जवाब था कि पुस्तकालय की क्या ज़रूरत है, किताब कौन पढ़ता है।
तो जो व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं समझता है, एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो वो व्यक्ति पुस्तकालय के महत्व को क्या समझ सकता है। और आज जो है बिहार की गरीबी के जड़ में अगर कोई कारण है तो वो है बिहार की शिक्षा। बिहार की शिक्षा पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी तौर पर हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हर प्रखंडों में हम विश्व स्तर के विद्यालयों को स्थापित करेंगे, नेतरहाट तर्ज के। हर प्रखंड में 5 विद्यालय खुलेंगे। गोपालगंज जिले में 14 प्रखंड हैं तो 70 विद्यालय खुलेंगे नेतरहाट तर्ज के, विश्व स्तर के। आज जो शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बच्चे मैट्रिक पास कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि मजदूरी करना पड़ रहा है, बोझे उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब उन बच्चों को, हमारे बिहार के ज़िले के विधानसभा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अच्छे स्कूल खोल के दिए जाएंगे तो हमारे बच्चे बेकार नहीं होंगे। दुनिया के जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे आसानी से जाएंगे, कोई मजदूर नहीं बनेगा, बोझ उठाने का काम नहीं करेगा। ये हमारे नेता का कहना है। जब तक वो विद्यालय बन के तैयार नहीं होता है तब तक के लिए हमारी पार्टी जब सरकार में आती है तो ये अवसर देगी बिहार के बच्चों को, अपने ज़िले के बच्चों को, विधानसभा के बच्चों को, कि जिस प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ना चाहते हैं सरकार उसका खर्च का वहन करेगी, गार्जियंस को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। जिस 35 साल के गढ़ को तोड़ने के लिए आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं, वही लोग कहते हैं कि लोग आएगा तो ज़्यादातर वोट काटेगा, ऐसा वोट कटवाएं। तो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, आज जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अभी मैं आ रहा हूँ बथुआ पंचायत से। जितने वहाँ इनके मतदाता थे, पहले वोट करते थे, आज सारे वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया हम इस बार जन स्वराज पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार बदले, बिहार गरीबी से निकले। बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाके जो गाली सुनने का काम कर रहे हैं, लात जूता खाना का काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र का हालात देखिए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भैया बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज जितने मराठी वहाँ हैं वे हिंदी भाषी के नाम पर, बिहारी के नाम पर खोज के लात जूता से मार रहे हैं, थूक के चटवा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो माँ बहनें वहाँ रहती हैं उनके साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है शाह जी, कहाँ है बिहार के भाजपा के वो नेता जो कहते हैं कि भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है? काहे बिहार के लोगों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है? आपके तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इस पीड़ा को, इस दर्द को किसी ने समझा है तो उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि 12 से 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए, 12 से 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए जो 12 से 14 घंटा दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने गांव जवार को छोड़ के, अपनी एक दुनिया छोड़ के, अब इस छठ बाद जैसे जन स्वराज की सरकार बनेगी, लोग स्कूल के बस्ता छाप पर ईवीएम का बटन दबाएगा। सरकार बनते ही अब छठ बाद दूसरे प्रदेशों में 12 से 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए मजबूरी में बिहार के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। यहीं हम लोग 12 से 15 हज़ार का रोजगार देने का काम करेंगे। ये बात जब हम लोग बता रहे हैं तो बरौली नहीं, बिहार के तमाम विधानसभाओं में लोग अब जग चुके हैं और लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई प्रशांत किशोर को क्या ज़रूरत थी। ये बिहार की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन का इतना कमाई था, इतना पैसा था, इतना धन था कि प्रशांत किशोर ही नहीं, उनकी आने वाली 7 पुश्त भारत में ही नहीं विदेशों में भी उस पैसे को बैठ के खाती तो वो पैसा ख़त्म होने वाला नहीं था। जो व्यक्ति जेट प्लेन से उड़ता था, जो व्यक्ति एसी में 24 घंटा रहता था, आज उस व्यक्ति को 20-20 घंटा, 22-22 घंटा जग के कीचड़ में चलने की क्या ज़रूरत आई? बारिश में भीगने की क्यों ज़रूरत आ रही है? 2 साल तक लगातार पैदल चलते चलते अपने घुटने का नस फाड़ लिया। आखिर ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई? इसलिए
कि बस दिल में एक कसक है कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर इस मिट्टी को, इस बिहार को मेरे जैसा व्यक्ति बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करेगा तो इन सरकारों ने जो अभी सत्ता में है या पूर्व में जो सत्ता में पार्टी रही है, इन लोगों ने बिहार को ये मान के छोड़ दिया है कि बिहार अब बदलने वाला राज्य नहीं है, बिहार को गरीबी से नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर के साथ आज अगर बिहार के लोग खड़ा नहीं हुए बिहार को बेहतर बनाने के लिए, तो आपके सभी चैनलों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 100 वर्षों में फिर कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो अपना हाड़ मांस गला के खून पसीना बहा के 20 से 22 घंटा जग के अपना जीवन का कमाई जो है पानी की तरह बहा के ये प्रयास करे कि बिहार के लोगों के, बिहार के बच्चों को वर्ल्ड क्लास की शिक्षा मिले, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार के लोगों को, वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, विकलांग लोगों को 2000 रुपया पेंशन मिले, बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए 5 लाख तक की पूंजी मिले, बिहार के किसानों को जो नकदी फसल की खेती करते हैं, जो सब्जी उपजाने का काम करते हैं, लहसुन प्याज तमाम तरह की सब्जी उपजाने का काम करते हैं, हमारे नेता का कहना है कि उनको नकदी फसल की कैश खेती करने के लिए हम मजदूर और मजदूरी दोनों उपलब्ध कराने का काम करेंगे। साथ ही जब किसान को फ़ायदा होगा बड़े पैमाने पर, तो जो आज 10 कट्ठा में सब्जी उपजाने का काम करते हैं, कल बीघा का बीघा उपजाने का काम करेंगे। और यहाँ जब बड़े पैमाने पर कैश खेती होगा, नकदी फसल उपजाया जाएगा, तो यहाँ का सब्जी कल बिहार के लोग ही नहीं खाएंगे, दूसरे प्रदेशों में उसको सप्लाई किया जाएगा और दूसरे प्रदेशों के लोग बिहार में लाके पैसा देकर जाएंगे और हमारे बिहार के किसान आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त और मजबूत करने का काम करेंगे। आपने कहा शिक्षा और आप रोजगार पे बात कर रहे हैं। अन्य राज्यों में देखा जाता है कि जो लड़के पढ़ने जाते हैं उनको प्लेसमेंट की सुविधा अच्छी मिलती है, जिसके कारण से वो दर की ठोकरें नहीं खाते हैं। और बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, कहा जाए तो मतलब लगभग 90% प्लस यूनिवर्सिटी जिनमें प्लेसमेंट की कोई सुविधा नहीं है और बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करके दर की ठोकरें खाते हैं। प्लेसमेंट को लेकर के आपकी सोच क्या है और आपकी पार्टी की सोच क्या है? देखिए, प्लेसमेंट कहाँ होता है? जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, इंडस्ट्री लगते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, बच्चों का प्लेसमेंट वही ना होता है। तो प्लेसमेंट कब होगा? यहाँ केवल मजदूरों का पलायन ही नहीं हो रहा, यहाँ पर बुद्धि का भी पलायन हो रहा है। जो प्लेसमेंट देने वाले लोग हैं वो तो दूसरे प्रदेशों में जाके अपना उद्योग धंधा लगा के वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको यहाँ की सरकारें अवसर नहीं दे रही। तो बुद्धि का पलायन हो रहा है, श्रम का पलायन हो रहा है और पूंजी का पलायन हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे। तो पूंजी का पलायन जब रुकेगा, जो यहाँ के लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, तो यहाँ का 60 से 70% पैसा दूसरे प्रदेशों में जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगे हैं वहाँ चला जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को रोकेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिक यहाँ रुक जाएगा। लोग अब यहाँ अवसर तलाशेंगे, यहाँ उद्योग धंधा इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएंगे। तो आपकी जब सरकार बनेगी तो बड़े पैमाने पर प्लेसमेंट होगा, बच्चों को यहाँ अवसर मिलेगा। तब तमाम कंपनियां हैं, उसको प्लेसमेंट देने के लिए क्या कोई दबाव बनेगा ताकि बिहार के बच्चों को प्लेसमेंट मिल सके और दर की ठोकरें ना? एकदम बिल्कुल। सर, एक सवाल और है। पलायन की जो बात आप कर रहे हैं, बरौली विधानसभा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ के कटाव के कारण कई गांव यहां से विस्थापित हो गए। उनके पुनर्वास की कोई योजना जनसुराज के मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, ये बाढ़ जो है बिहार की एक बहुत, उत्तर बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले आपने सवाल किया कि जो लोग बाढ़ कटाव से जो है अपना जीवन जो है बांध पर आके या इधर उधर किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं, तो जिनका घर उजड़ गया है, जिसकी दुनिया उजड़ गई है बाढ़ से, कटाव से, तो हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों को हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और उन लोगों को घर बना के उनको जीवन यापन करने का उचित सुविधा देने का काम करेंगे।